हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी तक हमने चैप्टर 3 की पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड के बारे में कि किसी 2 इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, वहाँ पर कैसे हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ये इस चैप्टर का सेकंड मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमने पहली 2 एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड का यूज़ किया था और अब इस 3.3 एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशंस हमें दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। और सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हमने लिख ली है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को। तो चलिए इन दोनों में से मान लो हमने इक्वेशन 1 को सिलेक्ट कर लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब उस इक्वेशन को सिलेक्ट करने के बाद हमें करना क्या होगा कि जैसे कि इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, एक x दूसरा y, तो उस इक्वेशन को सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे, या तो x को या फिर y को। यानी कि पहले तो दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उस इक्वेशन में से जो 2 वेरिएबल होंगे उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना है और उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट किया और अब हम यहाँ से इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इस x से अलग जितने भी नंबर, जितने भी टर्म यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई होंगी उनको हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, यानी कि हम उनको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x से अलग जो टर्म है वो है y, तो इस y को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में और ये y राइट हैंड साइड में आकर माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट की है इक्वेशन 1 से, तो इसका मतलब है कि अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। अगर यही वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में से फाइंड की होती तो इसको हम पुट करते इक्वेशन 1 में। तो अब यहाँ पर हम ई वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हमें ये 14 माइनस वाई लिख देना होगा। तो इक्वेशन 2 में इस x की जगह पर हम लिख देंगे 14 माइनस वाई को, ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया है। उसके बाद माइनस वाई ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है और 4 को भी एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब इस स्टेप के अंदर हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है, वो है y। और किसी भी इक्वेशन में से जिसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू इजीली फाइंड की जा सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 टर्म के अंदर y है, माइनस वाई। तो क्योंकि दोनों ही नेगेटिव टर्म हैं तो इसलिए हम इसको ऐड करके लिख देंगे माइनस 2y। अब इसके बाद पहले तो इस 14 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा माइनस में। देन 4 माइनस 14, छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया तो इनका सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आ जाएगा -10। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है -2y और राइट हैंड साइड में नंबर हमारे पास आ गया है -10। तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर देंगे जिससे कि हमारे पास स्टेप आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 10। अब इस 2 को जब हम 10 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 2 से 10 को डिवाइड करके हमें वैल्यू मिल जाएगी 5। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में जो y की वैल्यू है वो 5 होगी। तो जैसे कि 2 वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा y, तो हमने उन दोनों में से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है जो कि 5 है और अभी हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये y की वैल्यू आई है यानी कि ये जो y इक्वल्स टू 5 है इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे।
हम इसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे या इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर मान लो हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में कि पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में y की जगह पर हमने 5 को रख दिया है। अब यही 5 राइट हैंड साइड में आकर हो जाएगा माइनस में, एंड 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है 9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस सम में जो आंसर है वो x इक्वल्स टू 9 है एंड y इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को बार बार पुट करना पड़ता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हमने यहाँ पर x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखा, उसके बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट किया। तो यही बार बार पुट करने की वजह से ही इस मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना यानी कि किसी एक वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करना। तो इसी मेथड का यूज़ करके हम इस सम का सेकंड पार्ट करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s डिवाइड बाई 3 प्लस t डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x और y नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है s और t। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो x y की जगह पर दूसरे वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इनमें से जो सेकंड इक्वेशन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम वहाँ से फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसको एज इट इज हमने लिख दिया है। उसके बाद इसकी सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3 और 2 का। तो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 6। उसके बाद 2 इंटू एस यानी कि 2s एंड 3 इंटू टी यानी कि 3t। एंड ये जो डिवाइड में 6 है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड वाले 6 से, तो 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो अब यहाँ पर भी हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ से वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं s की, यानी कि s को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इस माइनस टी को भेज देंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से s की वैल्यू आती है 3 प्लस टी, और इस वैल्यू को अब हम पुट करेंगे क्योंकि हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया है, इसलिए अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब s की जगह पर इस 3 प्लस टी को रखा जाएगा तो वो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2s यानी कि 2 इंटू 3 प्लस टी। उसके बाद प्लस 3t, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है, एंड 36 को भी एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब इस 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 2 3 जा 6, एंड 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ यानी कि 2t। फिर इस 3t एंड 36 को अभी भी एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स के अंदर t वेरिएबल है। तो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करने के बाद ये टर्म आ जाएगी 5t। अब t की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इस 6 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये हो जाएगा माइनस में। तो अब 36 माइनस 6 यानी कि 30, और t की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इस 5 को भी हम 30 के डिवाइड में ले जाएंगे। तो 5 से 30 को डिवाइड करके हमें नंबर मिल जाता है 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सम के अंदर जो t की वैल्यू है वो 6 है और s की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर हम t की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में t की जगह पर हमने 6 पुट किया, ये माइनस का 6 राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस में, देन 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। अब इसके बाद इसी सम का थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इन इक्वेशन को देखने से ही ये पता चल रहा है कि जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो सेम रेशो में है,
यानी कि अगर हम यहाँ से a1/a2 को फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा 3/9 और 3/9 को सोल्व करके हम लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह से b1/b2 यानी कि -1 डिवाइड बाय -3, तो यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/3। पहले दोनों रेशो सेम है तो इसलिए तीसरा रेशो हम फाइंड करेंगे c1/c2 यानी कि 3/9 और वो सोल्व करके उसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों रेशोज़ ही एक दूसरे के इक्वल हैं और ये जो केस है ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस का, जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम केवल एक ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में होता है, यानी कि जब लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम इन लाइन में से, इन इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन का कोई भी एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक बार x को 0 पुट करके एक पॉइंट आ जाएगा, y को 0 पुट करके दूसरा पॉइंट आ जाएगा, या इन वेरिएबल में कोई और अलग नंबर पुट करके हम पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वो सभी पॉइंट इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, तो उन सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देंगे, सो this pair of linear equations has infinitely many solutions। इसके बाद फोर्थ पार्ट, यहाँ पर जो इक्वेशन है हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म डेसिमल के फॉर्म में है और हर एक नंबर में डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है। तो यानी कि अगर हम वहाँ से डेसिमल को रिमूव करना चाहें तो हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। अगर यहाँ नंबर्स में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होती तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x + 3y = 13 एंड सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 4x + 5y = 23। तो अब यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट किया और उसमें से जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इस 3y को हम राइट हैंड साइड में ले गए हैं नेगेटिव में कि 13 - 3y। उसके बाद 2x, तो x का जो कोफिशिएंट है 2, इस 2 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे डिवाइड में। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में से, यानी कि जब हमने x को लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया और बाकी जो भी नंबर थे उसके पास उन सभी को हमने ट्रांसपोज कर दिया है राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास वैल्यू आई है 13 - 3y / 2। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर पुट करने के बाद सबसे पहले 4x, यानी कि हम लिखेंगे 4 × 13 - 3y / 2। उसके बाद 5y एंड 23 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हम इस 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, और वो जो 2 है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। और अब इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 13 को, तो 13 × 2 = 26, और फिर इस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y को, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -6y, जबकि 5y एंड 23 को एज इट इज़ हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है। तो अब यहाँ जो दो टर्म्स के अंदर y है -6y + 5, इनमें से एक टर्म का कोफिशिएंट है -6 और दूसरी टर्म का कोफिशिएंट है 5, तो नेगेटिव का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा -1, और वेरिएबल है y, तो -1y को हम सिर्फ -y भी लिख सकते हैं। अब इस 26 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में नेगेटिव में। 23 - 26, छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया इसलिए -3। अब यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल करने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ y की वैल्यू है 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में भी हम पुट कर सकते हैं। तो अगर इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में 2x + 3, तो y की जगह यहाँ पर हमने 3 रख दिया है = 13। नाउ 3 × 3 = 9, और इस 9 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे नेगेटिव में। 13 - 9 = 4, एंड अब इस 2 को हम 4 के डिवाइड में ले आएंगे।
तो 2 से 4 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पार्ट का जो आंसर है उसमें x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हमने लिख दी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करके हम उसमें से जब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले ये रूट 3y राइट हैंड साइड में चला जाएगा नेगेटिव में। उसके बाद ये जो रूट 2 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे डिवाइड में। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस रूट 3y डिवाइड बाय रूट 2। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में सबसे पहले रूट 3x, तो रूट 3 इंटू माइनस रूट 3y डिवाइड बाय रूट 2। इसके बाद माइनस रूट 8y एंड इक्वल्स टू 0। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर इस रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 3 इंटू रूट 3, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 9 रूट 9, और 9 का जो रूट है वो हमें पता है कि रूट 9 होता है 3, यानी कि इनका प्रोडक्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 3y डिवाइड में रूट 2 एज इट इज़, और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ हमने लिख दी है। तो अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम लेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि रूट 8y के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं 1। अब इस रूट 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा रूट 2। तो अब इस रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 8y के साथ, पर उससे पहले हम इस माइनस 3y को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो अब रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनका प्रोडक्ट आ गया है रूट 16y, और 16 का जो रूट है वो होता है 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया है माइनस 3y एज इट इज़ माइनस रूट 16y यानी कि माइनस 4y। रूट 16 को हमने रिप्लेस कर दिया है 4 से, और जो वहाँ डिनोमिनेटर में रूट 2 था उस रूट 2 को जब इस 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। इसके बाद माइनस 3y माइनस 4y, ये दोनों नेगेटिव टर्म है इसलिए इनको ऐड करके हम लिख देंगे माइनस 7y। अब इस माइनस 7 को 0 के डिवाइड में हम लेकर आएंगे, और 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो भी आंसर में हमें 0 ही मिलता है, यानी कि y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है 0। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट करने के बाद रूट 2x प्लस रूट 3, y की जगह यहाँ पर 0 रख दिया गया, तो 0 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करने पर वो भी 0 ही बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा रूट 2x इक्वल्स टू 0, और जब रूट 2 को हम 0 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर अगेन हमारे पास वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पार्ट का आंसर है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। नाउ 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में जो दोनों इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो दोनों ही फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, उनके कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर भी हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर उनको फ्रैक्शन से इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12, और सेकेंड इक्वेशन को जब हम इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर भी इनको सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले इस माइनस 10y को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे प्लस में, उसके बाद इस 9 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे डिवाइड में। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी 2x यानी कि 2 इंटू ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, फिर 3y और 13 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले
इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, तो इनका प्रोडक्ट -24, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10y के साथ, तो इनका प्रोडक्ट 20y, और डिनोमिनेटर में ये जो 9 था वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। उसके बाद 3y और 13, इनमें अभी कोई चेंज हमने नहीं किया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो 9 है वो इन दोनों टर्म्स के डिवाइड में है, लेकिन 3y का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं 1। उसके बाद इस 9 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9। अब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इन दोनों टर्म्स को, -24 + 20y, तो वो एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इस 3y को, तो 9 3 जा 27y, ये यहाँ पर हमने लिख दिया, एंड इक्वल्स टू 13, वो एज इट इज़ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में -24 ये एज इट इज़ हमने लिखा, दो टर्म्स जो y की थी 20y एंड 27y, इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं 47y, और जो डिवाइड में 9 था उस 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, एंड 13 9 जा 117। इसके बाद ये जो -24 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे प्लस में, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 141। अब जो y का कोफिशिएंट है यानी कि 47, इसको हम लेकर आएंगे इधर डिवाइड में, और 47 से 141 को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस y को, यानी कि इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे वो बन जाएगी 9x - 10 इंटू y की जगह पर 3 इक्वल्स टू -12। तो 10 3 जा 30, और ये -30 राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में, -12 + 30, प्लस का नंबर बड़ा है तो इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर भी हम प्लस में ही लिखेंगे। अब ये जो 9 है ये इधर जाएगा डिवाइड में, 18 डिवाइड बाई 9, यानी कि 9 से 18 को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है x = 2 एंड y = 3। इसके बाद सम नंबर 2, यहाँ पर हमें टोटल 3 इक्वेशंस दी गई हैं, जिनमें से पहली 2 इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, और वहाँ पर उनको सोल्व करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे x और y की। इन दोनों को सोल्व करके जो x और y की वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 3 में टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, y, m, x। तो पहली 2 इक्वेशन से जो x और y की वैल्यू आएगी उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद उस m की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। ये हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 3y को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 2, उस 2 को लेकर जाएंगे उधर हम डिवाइड में। और अब इस x की वैल्यू को हम राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू है 11 - 3y डिवाइड बाई 2। तो इक्वेशन 2 में इसको पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी कि 2x यानी कि 2 × 11 - 3y डिवाइड बाई 2 -4y एंड -24। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 से 2 को डिवाइड किया जा सकता है, तो हमारे पास टर्म बचेंगी 11 - 3y -4y इक्वल्स टू -24। तो जिन 2 टर्म्स के अंदर y है यानी कि -3y एंड -4y, इनको एक साथ कंबाइन करके हम लिख सकते हैं -7y। फिर इस 11 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे नेगेटिव में, एंड नाउ -24 एंड -11 इज -35। तो क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड नेगेटिव का साइन है तो माइनस से माइनस को कैंसिल करने के बाद जो 7 है ये 35 के डिवाइड में जाएगा, एंड 7 से 35 को डिवाइड करके हमें नंबर मिलता है 5। तो यानी कि इनको सोल्व करके हमें y की वैल्यू मिल चुकी है जो कि 5 है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। तो अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट किया जाए 2x + 3, y की जगह पर हमने 5 पुट कर दिया है एंड इक्वल्स टू 11।
नाउ 3 इंटू 5 इज़ 15 एंड ये 15 राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस में, तो अब 11 माइनस 15 इज़ -4 और 2 को हम इस -4 के डिवाइड में लेकर आएंगे। तो जब -4 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इसको डिवाइड करके हमें नंबर मिलेगा -2। तो हम कह सकते हैं कि इन इक्वेशन को सोल्व करके हमें x की वैल्यू तो मिली है -2 और y की वैल्यू हमें मिली है 5। अब इन वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो इस थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे 5, m ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है, x की वैल्यू हम पुट करेंगे -2 एंड ये 3 भी एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो m और -2 का जो प्रोडक्ट होगा इसको हम लिख सकते हैं -2m। अब ये जो 3 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये माइनस का 2 भी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डिवाइड में, और 2 को -2 से डिवाइड करने के बाद हमें नंबर मिल जाएगा -1, जो कि उस m की वैल्यू है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सम का आंसर है हमारा m इक्वल्स टू -1। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के पहले 2 सम किए हैं। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।